हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। तो हम अपनी सीडीपी की जो है आपकी साइकोलॉजी की उसकी नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दैट इज़ व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो अगर हम देखें जो ये पर्सनैलिटी या फिर वेट अ मिनट, जो ये पर्सनैलिटी टर्म है आपके पास, ये कहाँ से ली गई है? ठीक है, एक लैटिन वर्ड है आपका पर्सोना। ठीक है, क्या है आपका? लैटिन वर्ड है पर्सोना, वहाँ से ली गई है। ठीक है, कौन सा वर्ड है ये आपका? लैटिन वर्ड है पर्सोना से ली गई है, जिसका मतलब होता है मास्क। ठीक है, मास्क मतलब में मुखौटा। ठीक है, मास्क का मतलब क्या है हमारे पास? मुखौटा। ठीक है, तो ये लैटिन वर्ड से कई बार ये पूछ लेता है कि वो पर्सनैलिटी जो है वो कौन से वर्ड से डेराइव हुआ है या उसका मीनिंग क्या है, राइट। तो पर्सनैलिटी एक ब्रीफ जो है हम बोल सकते हैं कि ओवरव्यू ले लेते हैं पर्सनैलिटी का। तो हर किसी की पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो पर्सन टू पर्सन जो पर्सनैलिटी है वो क्या करती है? चेंज करती है। ठीक है, डिफरेंट होती है हमारे पास। अगर हम बात करें, हमारे पास जो पर्सनैलिटी होती है वो है आपकी डायनेमिक। कैसी है? मतलब इसके करेक्टरिस्टिक्स में आ गए। डायनेमिक का मतलब है परिवर्तनशील। बिकॉज बदलना मतलब एक तरह से जीवन का क्या बोल सकते हैं हम? आधार है। बिकॉज जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम खुद को नहीं ढाल पा रहे हैं तो हमारे लिए सर्वाइव करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, राइट। तो पर्सनैलिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि सिचुएशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप खुद को ढालो। तो दैट्स वाई जो पर्सनैलिटी है वो डायनेमिक है, ये इट इज़ योर परिवर्तनशील। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अपनी जो पर्सनैलिटी है वो स्पेसिफिक है, विशिष्ट है और यूनिक है। ठीक है, विशिष्ट और यूनिक का मतलब क्या है कि इवन हमारे पास ट्विन्स भी हैं। ठीक है, सेम टाइम पे बर्थ हुआ है बट उनकी भी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं डिफरेंस तो हमारे पास आता ही आता है। मतलब पर्सन टू पर्सन हमारी जो है अपनी पर्सनैलिटी है वो क्या करती है? वेरी करती है। ठीक है, उसका जो मेन रीज़न है या डायनेमिक का परिवर्तनशील होने का मेन रीज़न है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, हेरिडिटी क्या है? वो प्रोसेस जिसमें हमें ट्रेड्स ट्रांसफ़र हुए हैं पेरेंट्स टू, मतलब बच्चों में आते हैं जो ट्रेड्स, वो प्रोसेस हमारा हेरिडिटी। एक तो फैक्टर ये होता है, दूसरा इन्वायरमेंट, हमें कौन सी सिचुएशंस मिल रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास? ये डायनेमिक होती है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, कंप्लीट टर्म है। ठीक है, दैट इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास थ्योरीज, बहुत ही ज़्यादा। जो आज हम करने जा रहे हैं 2 थ्योरीज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। चाहे कोई भी स्टेट टैट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, HP टैट तो है ही अपना, सी टैट हो, KVS हो, NVS हो, कोई भी एग्ज़ाम जो टीचिंग का एग्ज़ाम है उसमें ये जो दोनों थ्योरीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स लगा के इनको लर्न कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो जो पहली थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे साइकोडायनेमिक या फिर साइको एनालिसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, इस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो साइको मीन्स हमारे पास क्या होता है? मनो, एनालिसिस विश्लेषण, वाद, सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट यहाँ से कहीं भी आपको साइको एनालिसिस वर्ड दिखे तो फादर ऑफ साइको एनालिसिस या फिर मनोविश्लेषणवाद के जनक हमारे पास कौन है? फादर कौन है? अगर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, तो हमारे कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड है। अगर हम बात करें ये कहाँ के थे, तो ये ऑस्ट्रिया के थे और एक न्यूरोलॉजिस्ट थे ये, लॉजिस्ट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन यही बनता है कि जैसे सिगमंड फ्रॉइड है वो कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। बट मतलब बहुत ही, अगर मैं HP टैट की बात करूँ, आपके अगर 10 प्रीवियस ईयर है ना, तो 10 में से आप आइडिया लगा के चलो 5 या 6 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ही हुआ है। फादर ऑफ साइक्लो एनालिसिस कौन है हमारे पास?
सिगमंड फ्रूइड या फिर साइको एनालिसिस जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, सिगमंड फ्रूइड से, या घुमा के सिगमंड फ्रूइड जो है वो किससे रिलेटेड है, साइको एनालिसिस से। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे भी साइको एनालिसिस मिलता है आपको साइकोलॉजिस्ट के नाम है, तो सबसे पहला नाम कौन सा है जो इसका आंसर होगा, वो है सिगमंड फ्रूइड। ठीक है, तो इनकी थ्योरी आई थी साइको डायनेमिक और साइको एनालिसिस थ्योरी, हमारे पास सिद्धांत आया था। तो ये थे हमारे न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, डॉक्टर थे ये। तो इन्होंने क्या लगाया, इन्होंने मतलब जैसे इनके पास पेशेंट्स आते थे तो वहाँ से इन्होंने आइडिया लगाया कि जो पर्सन्स हैं वो फिजिकली फिट होने के बाद भी हम बोल सकते हैं सेटिस्फाइड नहीं है, हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी पेशेंट्स को इन्होंने एनालाइज करा, ठीक है, एनालाइज करा, तो वहाँ से इन्होंने मतलब ये कंक्लूजन निकाला कि किसी का भी हैप्पीनेस की जो वजह है वो है हमारा मन। बिकॉज अगर हमारा मन सेटिस्फाइड नहीं है तो हम कितनी भी ट्राई कर ले हम खुश नहीं रह सकते हैं। चाहे आप किसी जॉब को लेके कर लो कि जब तक हमारे सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती है तो वो पर्सन क्या है, तो वो ग्रो नहीं करेगा या फिर वो खुश नहीं रहता है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि जब तक जो चीज़ आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, वो नहीं मिल रही है, आप खुश नहीं हो सकते हो। तो यही सिगमंड फ्रूइड ने भी सोचा था कि जो मतलब पर्सन्स है वो फिजिकली फिट होने की वजह से भी खुश क्यों नहीं है, इसका रीज़न है हमारा साइको मीन्स मन हमारा रीज़न है। ठीक है, तो मतलब जो ये सिगमंड फ्रूइड है इसमें से क्वेश्चंस कैसे, इसकी थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, टर्म्स है हमारे पास, एक तो यहीं से क्वेश्चन बन गया कहाँ के हैं वो, किसकी थ्योरी है, ठीक है, इसके ऊपर, और वो न्यूरोलॉजिस्ट है। उसके बाद ना टर्म्स है हमारे पास, 2-3 टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म्स करके आप इनको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। सबसे पहले आती है हमारी लिबिडो, ठीक है, लिबिडो, उसके बाद इरोस, और थर्ड टर्म आती है थैनाटोस, थैनाटोस। ठीक है, लिबिडो का मतलब है कि ही सेड दैट कि जैसे हमारा मन जब तक सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब जब तक हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, हम खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हमें मतलब वो चीज़ करनी पड़ेगी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ही सेड दैट लिबिडो क्या है, लिबिडो इज़ अ ड्राइविंग फोर्स टू डूइंग अ फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, मतलब वो कौन सी फोर्स है जो हमें पुश कर रही है कि हमें ये काम करना चाहिए, इससे हमें खुशी मिलती है। तो उस मतलब टर्म को स्पेसिफाई करने के लिए क्या वर्ड यूज़ करा था सिगमंड फ्रूइड ने, लिबिडो। लिबिडो क्या है आपकी, ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, लिबिडो हुई आपकी ड्राइविंग फोर्स। उसके बाद इरोस और थैनाटोस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी वर्ड के ऊपर ही आता है। तो इरोस क्या है, इरोस इज योर पॉजिटिव, हम बोल सकते हैं पॉजिटिव एनर्जीज, मतलब कि पॉजिटिव एनर्जीज मतलब ऐसी चीज़ें जिसे करके हमें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। वो पर्सन टू पर्सन क्या करती है, वेरी करती है। मतलब किन चीज़ों की वजह से किसी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को खुशी मिल रही है, दैट इज़ योर, उसके लिए वो क्या होगी, इरोस। उसके बाद है थैनाटोस। ठीक है, थैनाटोस क्या है हमारे पास, थैनाटोस है हमारा नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जीज का मतलब क्या है कि हम वो एक्टिविटीज़ कर रही हैं जो हमें मतलब उस चीज़ की तरफ लेके जा रही है जो हमारे लिए सही नहीं है। फॉर एग्जांपल हम स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो वो एट द एंड जाके रिजल्ट क्या आता है कि हम डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें किस में आती है हमारे पास, थैनाटोस, या फिर हम बोल सकते हैं नेगेटिव एनर्जीज। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपकी सिगमंड फ्रूइड थ्योरी की, लिबिडो, इरोस एंड थैनाटोस। ठीक है, अब अगर हम अपने माइंड की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास माइंड जो है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, जनरली जो माइंड है मतलब हमारा ब्रेन है, जो अगर हम बात करें, ठीक है, लेट्स से ये हमारा ब्रेन है। तो मैं अगर ब्रेन की बात करूं, ये क्या है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, 2 तरह का माइंड होता है, एक होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, और ये कौन सा है हमारा, अगर हम बात करें, कॉन्शियस माइंड। ठीक है, अगर हमारे पास टोटल अगर हम बोले 1/4 जो पार्ट है और ये 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट हमारा अनकॉन्शियस माइंड है और 1/4 पार्ट जो है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। मतलब सिगमंड फ्रूइड ने, बिकॉज वो न्यूरोलॉजिस्ट थे, तो वो माइंड की मैपिंग करते थे, तो उनके अकॉर्डिंग माइंड को उन्होंने मैप करा, उसके अकॉर्डिंग टर्म्स दी है। ठीक है, तो पहले तो ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि सिगमंड फ्रूइड ने किसको स्टडी किया था, अनकॉन्शियस माइंड को,
फिर कॉन्शियस माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड को भी, एंड लास्ट में आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इन्हीं टर्म्स के ऊपर वो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स लेके आए थे जिसके ऊपर हमारा जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो टर्म्स थी हमारे पास, पहले आती है इड, ईगो, एंड थर्ड वन इज योर सुपर ईगो, ठीक है। अगर हम हिंदी में बोलें तो इद, अहम, वेट अ मिनट, अहम, और ये आता है हमारा पराहम, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि इद, ईगो, सुपर ईगो ये टर्म्स किसने दिए, सिगमंड फ्रॉइड ने। या फिर क्वेश्चन ऐसे होता है इद, ईगो, सुपर ईगो, एक टर्म और होगी कि डिफरेंट टर्म कौन सी है इसमें। तो कुछ भी अगर वो देता है तो वो फोर्थ जो टर्म होगी वो आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो जो इद है ये हमारे पास कौन सा माइंड है जो इसके लिए वर्क करता है, वो है कॉन्शियस माइंड, ठीक है। सुपर ईगो हमारा अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो ये है ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड वर्क करता है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो ये ज़्यादा मतलब हमें समझ में आएगा कि ये जो टर्म्स है ये कैसे हमारे लिए वर्क करती है, ठीक है। और एक चीज़ की जो ये है इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लेजर। प्लेजर का मतलब क्या है, हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस इसका मतलब है कि मेरे को हैप्पीनेस चाहिए, उसका वे कुछ भी हो, राइट। मतलब हैप्पीनेस चाहिए चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और जो ईगो है इसमें आती है रियलिटी, क्या आती है हमारे पास, रियलिटी। और जो सुपर ईगो है इसमें क्या आती है, मोरालिटी, दैट इज योर नैतिकता, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम। लेट्स से कि एक पुअर पर्सन है, ठीक है। तो पुअर पर्सन है, उसके घर में कोई बीमार है, ठीक है। तो उसको है पैसों की ज़रूरत, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो मतलब कमा के पैसा लेके आए, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि चोरी कर ले, ठीक है। तो लेट्स से उसने सोचा, बिकॉज उसको पैसे चाहिए, अब इतने पैसे वो इतनी जल्दी कमा के तो नहीं लेके आ सकता है, राइट। तो वो क्या करेगा, चोरी। तो जो चोरी करना है, बिकॉज उसका मोटिव क्या है कि उसको ट्रीटमेंट करवाना है, अपना काम करवाना है, ठीक है। उसका प्लेजर जो है वो है कि उसको पैसे चाहिए। तो पैसे चाहिए कैसे भी चाहिए, चाहे चोरी करके चाहे हार्ड वर्क करके। तो हार्ड वर्क वो करे, इतने पैसे उसको नहीं मिलेगी तो वो सोचेगा कि वो चोरी करेगा, ठीक है, चोरी करेगा। उसके बाद सुपर ईगो में क्या आएगा, मोरालिटी। उसकी मोरालिटी क्या बोलेगी कि चोरी करना इज नॉट अ गुड थिंग, चोरी करना क्या है, गलत बात, मतलब मेरे को चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, चोरी करना क्या है हमारे पास, अगर हम देखें चोरी करना गलत बात, मतलब ये हमारी मोरालिटी, ये हमारा जो है अनकॉन्शियस माइंड हमें बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉन्शियस माइंड है ये क्या है कि बिकॉज हमें ये चाहिए ही चाहिए तो मैं चोरी करूंगा, राइट। उसको रियलिटी में क्या आता है, लेट्स से उसने चोरी कर ली, अब उसको ये भी पता है कि अगर वो चोरी करेगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है। तो ईगो में क्या आता है कि अगर वो चोरी करेगा तो क्या होगा, पुलिस क्या कर लेगी, उसको कॉट कर लेगी, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो माइंड है वो मतलब काम करता है। मतलब क्या, ईद में क्या आता है कि हमें करना ही करना है चाहे जैसे मर्जी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई और मोरालिटी में क्या है कि जो सही है मैं वही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी की जान चली जाए। लेट्स से कि झूठ बोलना है, किसी की जान नहीं जाएगी, मतलब सामने आपके बंदा मर रहा है तो आपको झूठ बोलना है तभी वो बच पाएगा। बट हमारी जो सुपर ईगो टर्म है वो क्या बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बिकॉज झूठ बोलना क्या है, नैतिकता के अंडर नहीं आता है। तो वो क्या है, मोरालिटी, ठीक है, वो सुपर ईगो में आ जाएगा। बट इसके लिए हम झूठ बोल देंगे, झूठ सच, मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए। जो ईगो है वो क्या है, वो हमारे पास बीच का रास्ता निकालता है, ठीक है, कि उसको झूठ भी ना बोलना पड़े और उधर से वो पर्सन भी बच जाए। तो जो वो है वो इनके एक तरह से बैलेंस का काम करता है, जो ईगो टर्म है हमारे पास, ठीक है। ऐसे आप एग्जाम्पल्स के साथ इनके याद रख सकते हो। तो ये था हमारे पास
हम बोल सकते हैं सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में, तो क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, टर्म्स के ऊपर, ठीक है, क्या क्या टर्म्स है, ये जो टर्म्स है ऊपर ये। उसके बाद जो सिगमंड फ्रॉइड है इसने स्टेजेस भी दी थी हमारे पास, ठीक है, उसके ऊपर ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं बता देती हूँ। मतलब HP स्टेट एट की बात करूँ तो जो हमने सिगमंड फ्रॉइड में ये करा यहीं तक क्वेश्चन आया है, बट CTET में इन स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोसोशियोलॉजी की सेक्सोलॉजी के ऊपर स्टेजेस दी थी, दैट इज योर ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और लास्ट में जेनिटल, ठीक है। इसमें 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट हमारे पास आती है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, दैट इज ओल्डिपस और इलेक्ट्रा। बाकी अगर हम बात करें ये 0 to 18 मंथ्स चलता है, ठीक है, ये स्टेज, और ये हमारे पास 18 मंथ्स to 3 ईयर, और ये 3 to 6, ये 6 to, हम बोल सकते हैं 6 to 12, और ये हमारे पास एडोलेसेंस टू डेथ तक चलता है, ठीक है। इन 2 टर्म्स का मतलब है कि हम जो पर्सन है वो अपोजिट जो सेक्स है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। ओलिडो प्लस का मतलब है कि जो मदर है वो टूवर्ड्स सन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, और जो फादर है वो टूवर्ड्स द गर्ल ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। बाकी ये इसके ऊपर बन सकता है कि कौन सी स्टेज में कौन सी, ये हमारी इन्फेंसी होगी, ये हम बोल सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड, और ये लेटर चाइल्डहुड, ये हमारे एडोलेसेंस टू डेथ, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये था हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के ऊपर, राइट। उसके बाद अब हम करेंगे अपनी एरिक एरिक्सन की थ्योरी, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। उनकी थ्योरी का नाम था हमारे पास साइको सोशल थ्योरी, ठीक है। वी कैन से दैट मनोसामाजिक, मन को समाज के साथ जोड़ा इन्होंने, उसके ऊपर क्या दिया इन्होंने, सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है। किसने दी ये थ्योरी, एरिक एरिक्सन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी, दैट इज योर मनोसामाजिक सिद्धांत दिया हमारे पास, ठीक है। तो मतलब इनके पास भी सेम, मतलब इनके पहले ये बोला जाता था कि इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि कोई भी हमारे पास स्टेजेस है, इन्फेंसी है, लेटर चाइल्डहुड, हमारे पास एडोलेसेंस है, अडल्ट, हर एक स्टेज क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक स्टेज की मेरिट्स है, हर एक स्टेज की डीमेरिट्स है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है और अगर हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। इनसे पहले ऐसा कुछ नहीं सोचा था, जस्ट एक ही स्टेज को इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि ये स्टेज इंपॉर्टेंट है, बट इन्होंने क्या करा, हर एक स्टेज को क्या दी, इंपॉर्टेंस दी कि अगर एक पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो हर एक स्टेज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है या फिर अडल्टहुड है, ठीक है। तो हर एक स्टेज इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम बात करें, एक टर्म है हमारे पास आइडेंटिटी क्राइसिस, क्या टर्म है, आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। इसके ऊपर भी आता है कि ये टर्म किसने दी है, तो ये टर्म किसने दी है, एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस टर्म किसने दी है हमारी, एरिक एरिक्सन ने। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसकी सीधा हम थ्योरीज पे आते हैं, तो थ्योरीज पे जो इसकी टर्म्स है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वो कौन सी स्टेज में आ रही है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी, ठीक है। तो इसको ना हम जो इसकी थ्योरीज है उसको हम एक
राइम्स के थ्रू याद करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वो राइम्स है ताई 4GE, ठीक है, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। ताई 4GE मतलब 4G ही है, GE को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने E लगा दिया। E4 का I4 का मतलब क्या, I4 जैसे हम हिंदी में होता था ना कि हमारे पास अगर साथ साथ हो तो हम उसको कैसे लिख देते थे, ऐसे कि साथ हमारे पास 2 टाइम्स है। इसी तरह I4 का मतलब है यहाँ पे जो I है वो 4 टाइम्स है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस है। सबसे पहले आती है हमारे पास ट्रस्ट, ठीक है। सबसे पहली स्टेज कौन सी है, ट्रस्ट। ट्रस्ट के साथ मिसट्रस्ट। मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया है कि एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से केयर मिल रही है, एक को बिल्कुल ही हम बोल सकते हैं डिनाई किया जा रहा है। तो जिस बच्चे को केयर मिल रही है वो बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी, बिकॉज ऐसी कंडीशंस होती है कई बार हम चाह के भी बच्चों को केयर नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्चा कैसे डेवलप होगा, तो वो उसने साथ साथ में बताया है। बिकॉज हर एक स्टेज एज से डिपेंड करती है, तो एज के अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब ये दी थी। तो सबसे पहले आता है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। तो ये कौन से, अगर हम एज की बात करें 0 to हम बोल सकते हैं 18 मंथ्स तक, या 1.5 ईयर 1.5 ईयर तक हम बोलते हैं इसको इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो एरिक्सन की थ्योरी है सिंपल ट्रस्ट मिसट्रस्ट है वो कौन सी स्टेज के अंडर को आता है, तो हमारे पास इन्फेंसी। तो इसमें क्या होता है ट्रस्ट मिसट्रस्ट में, इसमें है कि अगर बच्चे को प्रॉपर तरीके से हम बोल सकते हैं कि फीडिंग मिल रही है, ठीक है, प्रॉपर अटेंशन मिल रही है, तो बच्चे के मतलब हम बोल सकते हैं कि मन में जो पेरेंट्स के टूवर्ड्स है वो क्या आएगा, ट्रस्ट, ठीक है। पेरेंट्स के टूवर्ड्स आएगा ट्रस्ट, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड कि ऐसा नहीं हो रहा है, उसको टाइम पे फीडिंग नहीं मिल रही है, केयर नहीं मिल रही है, तो बच्चे के मन में पेरेंट्स के टूवर्ड्स क्या आएगा, मिस ट्रस्ट। तो ये इसका मतलब है। अगर मैं बात करूं स्टेट टेट की, तो उसमें तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ट्रस्ट है मिसट्रस्ट है, मतलब ये कौन सी स्टेज है, या ये मतलब एज का जो पीरियड है वो पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं सी टेट की बात करूं तो उसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि एक्टिविटी और साथ में वर्च्यू, गुण, मतलब कौन सा गुण है। एक्टिविटी क्या है यहाँ पर बच्चे के लिए, फीडिंग है, ठीक है, क्योंकि 0 to 18 मंथ्स तक वो खुद तो कुछ करता नहीं है। अगर हम बात करें वर्च्यू की, एक मिनट सॉरी, तो वर्च्यू से क्या हुआ, बिकॉज बच्चे का ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है तो उसको क्या मिल रही है, होप, ठीक है, क्या मिल रही है उसको, होप, उम्मीद मिल रही है बच्चे को। मतलब अगर प्रॉपर तरीके से बच्चे को फीडिंग मिल रही है तो उसमें क्या आएगी, उम्मीद आएगी, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज आ गई। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड, A4 है हमारे पास एनाटॉमी, ठीक है, A4 है एनाटॉमी, या फिर हमारे पास आएगा शेम एंड डाउट, शेम एंड डाउट, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, अगर हम ऐसे ही एक्टिविटी की बात करें, ठीक है, इसमें भी एक्टिविटी होगी, इसमें एक्टिविटी है हमारे पास टॉयलेट ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग। अगर हम बात करें उसमें कौन सा गुण आएगा, विल। मतलब क्या है इसका कि इस एज में अगर हम बात करें, ये एज क्या आएगी हमारे पास, मतलब 18 मंथ्स to 3 ईयर, ठीक है। हमारे पास प्री चाइल्डहुड हम बोल सकते हैं इसको अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। कौन सी स्टेज है हमारे पास, अर्ली चाइल्डहुड। इसमें क्या है कि इसमें प्रॉपरली मतलब हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि टॉयलेट ट्रेनिंग, अगर तो बच्चे को बिल्कुल प्रॉपरली टॉयलेट ट्रेनिंग मिली कि हाँ कैसे करना चाहिए, तो बच्चे में आएगी एनाटॉमी, ठीक है, वो अच्छे से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। बट उसको अगर नहीं पता कि प्रॉपरली कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, तो उसमें क्या आएगी, शेम एंड डाउट। बिकॉज अगर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो अच्छे से नहीं हुई, ऑब्वियस है उसमें क्या आएगा, शेम एंड डाउट, ठीक है। और ये कौन सी स्टेज का है हमारे पास, अर्ली चाइल्डहुड का, ठीक है। थर्ड पार्ट आता है हमारे पास I4, फर्स्ट आया है हमारे पास, दैट इज योर इनिशिएटिव, ठीक है। इनिशिएटिव अगर तो मतलब अगर हम बात करें थर्ड स्टेज आती है इनिशिएटिव और गिल्ट।
ठीक है, कौन सी स्टेज है ये हमारे पास, 3 to 6 ईयर लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, मतलब ये बच्चे की अगर हम बोल सकते हैं एक तरह से स्कूल एज भी है। ठीक है, नहीं स्कूल एज तो नहीं है, प्री स्कूल एज बोलते हैं इसको। ठीक है, प्री स्कूल एज है। तो इसमें क्या होगा कि हम बोल सकते हैं कि अगर प्रॉपर तरीके से बच्चे को अटेंशन मिल रही है, ठीक है, वो मतलब कोई काम करना चाह रहा है, लेट्स से कि वो मतलब स्टडी में इतना अच्छा नहीं है, बट उसको पता है कि वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है, वो करता है। बट कई पेरेंट्स क्या होते हैं कि नहीं, उनको तो बच्चे को क्या करना है कि स्टडी में ही जाना है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर मैं स्पोर्ट्स में जाऊँगा तो उसमें आएगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या सोचेंगे, तो वो बच्चा उस चीज़ को करने से डरेगा। तो उससे क्या होगा, अगर तो पेरेंट्स ने सपोर्ट करा तो उसमें इनिशिएटिव क्या हम बोल सकते हैं कि डेवलप होगी, इनिशिएशन। बट अगर वो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करे तो उसमें गिल्ट आएगा कि अगर वो ऐसा करेगा तो क्या होगा, राइट। तो ये हमारे पास है वर्च्यू हमारे पास। अगर हम इसमें बात करें अपनी एक्टिविटी की, एक्टिविटी को मैं ए से लिख रही हूँ और वर्च्यू को मैं वी से लिख रही हूँ, बिकॉज हमने पहले ही देख लिया। ठीक है, तो इसमें एक्टिविटी है हमारे पास प्लेइंग। ठीक है, वो प्ले करना स्टार्ट करेगा और वर्च्यू इसमें आएगा उसका पर्पस। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते हैं। फिर हमारे पास आई आएगा। अभी फर्स्ट आई स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट जो आई है उसका मतलब है हमारे पास इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। मतलब वही इनिशिएटिव से रिलेटेड है कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर बच्चे को पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगा, स्टडी के साथ स्पोर्ट्स में भी जाएगा, कल्चरल एक्टिविटी में भी जाएगा। ठीक है, तो उसकी पर्सनैलिटी जो डेवलप है ऑल अराउंड डेवलप हो रही है। बट वही है इन्फीरियरिटी, ठीक है, हीनता की भावना कि वो डरेगा, राइट। तो वो डरेगा बिकॉज पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को पार्टिसिपेट मतलब मन होते हुए भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा मतलब वो स्टडी में जा रहा है, तो वो फिट तो है बट अंदर से कुछ नहीं है, मतलब वो चीज़ों को कर रहा है बट अंदर से खुश नहीं है। तो वो स्टेज आई हमारी इंडस्ट्री इंफीरियरिटी, जो कि होती है 6 to 12 ईयर। ठीक है, इसमें अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो इसमें एक्टिविटी है स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की बात आ गई, पार्टिसिपेशन। और अगर हम बात करें वर्च्यू की तो गुण कौन सा आएगा, कॉम्पिटेंसी का। ठीक है, मतलब अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑब्वियस है उसके लिए कंपटीशन की जो भावना है वो बिल्डअप होगी बच्चे में, राइट। नेक्स्ट स्टेज आता है हमारे पास आई, फिर से आएगा, ये हमारी 4th स्टेज होगी। अभी हमारी आती है 5th स्टेज। ठीक है, फिफ्थ स्टेज है हमारे पास आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, और ये एज कौन सी है हमारे पास, 12 to हम बोल सकते हैं अपना 18 ईयर्स। ठीक है, एडोलसेंस पीरियड है। और यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं, दैट्स वाई जो एरिक्सन है उसको आइडेंटिटी क्राइसिस जो टर्म है उन्होंने इन्वेंट की थी हमारे पास। तो अगर तब बच्चों वही है कि प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको पता चलेगा कि हाँ वो किस फील्ड में अच्छा है, राइट, स्पोर्ट्स में अच्छा है या फिर हमारे पास स्पोर्ट्स में अच्छा है, या हम बात कर सकते हैं कि वो स्टडी में अच्छा है। तो वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर लेगा, हम बोल सकते हैं पहचान लेगा। बट वही है, अगर वो उसने पार्टिसिपेट ही नहीं करा है, ठीक है, वो स्टडी में ही जा रहा है, स्पोर्ट्स में कल्चरल में नहीं जा रहा है, तो वो क्या होगा, उसके लिए रोल कन्फ्यूजन होगा। वो हर 5-10 मिनट में क्या होगा, मतलब उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, राइट। वो हर 5 मिनट में क्या करेगा, खुद को मतलब चेंज करेगा अपने डिसीजन। वो सोशली स्टेबलाइज्ड नहीं होगा हमारा जो भी बच्चा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी एक्टिविटी की तो इसमें एक्टिविटी हमारे पास आती है फिडेलिटी। ठीक है, और अगर हम वर्च्यू बात करें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिडेलिटी का मतलब है निष्ठा, मतलब वो प्रॉपर एक तरह से अब वो मतलब हम बोल सकते हैं कम्पैक्ट होना स्टार्ट हुआ है, उसको पता चल गया है कि हाँ इस फील्ड में मैं अच्छा हूँ तो वो उसी में जाएगा। बच्चा जो कंफ्यूज है तो वो कंफ्यूज ही रहेगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए उसमें गुण जो है वो डेवलप्ड हो गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कहाँ पहुँचे थे हम, TAI कितने हो गए हमारे पास, 1 2 हाँ ठीक है। नेक्स्ट आएगा 6th, फिर से आएगा, वो होगा हमारे पास इंटीमेसी
ठीक है। इंटीमेसी वर्सेस, हम बोल सकते हैं इस स्टेज का था नाम इंटीमेसिस वर्सेस आइसोलेशन। सो ये जो है ये हमारे पास हम बोल सकते हैं कि 18 ईयर्स से हमारे पास चलती है 40 ईयर्स तक, ठीक है, 40 ईयर्स तक। तो इसमें क्या है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें रिलेशनशिप की बात आती है, ठीक है, टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। बिकॉज अगर बच्चा मतलब वो उसको कोई रोल कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, उसको स्टार्टिंग से पूरी तरह से प्रॉपरली वो डेवलप हुआ है, तो वो अपनी बात रखने से नहीं डरेगा। अगर तो उसमें वही चीज़ है, गिल्ट रहता है कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो क्या होगा, ठीक है, तो वही जो पार्टनर के साथ है वही चीज़ें होंगी उसके साथ। बिकॉज वो चाह कुछ रहा है बट बोल नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो रिलेशनशिप बिल्डअप करने से भी डरेगा। बिकॉज जो वो चाहता है वो बोलेगा ही नहीं, तो वो बोलेगा ही नहीं, तो वो जो एक रिलेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो नहीं आएगी। जब तक रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तो वो आई थिंक सो ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, खुद से दूर ही रखेगा उन चीज़ों से, ठीक है। आइसोलेशन का मतलब है कि दूर रखेगा, कि वो ट्राई नहीं करेगा रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की, ठीक है। तो अगर तो मतलब वो अच्छा है, उसका पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप हुई है, ठीक है, वो स्पोर्ट्समैनशिप है, उसमें कंपटीशन की है, सोशल रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अच्छे से अपने रिलेशनशिप को ग्रो करेगा। अदरवाइज वो आइसोलेट करेगा, डरेगा, मतलब रिलेशनशिप में जाने से। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्टिविटी जो है वो आई यहाँ पे रिलेशनशिप, और अगर हम बात करें यहाँ पे वर्च्यू है वो आएगा लव, ठीक है। उसके बाद 7 स्टेज आती है हमारे पास जी। तो जी से हमारा है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया, उसके बाद जो हम एक्टिविटी अगर हम बोले तो वो होगा वर्क और पेरेंटहुड, ठीक है। और अगर हम वर्च्यू की बात करें तो वो होगा यहाँ पे केयर। मतलब ये जो एज है ये होगी हमारे पास 40 to 65 ईयर, मतलब पेरेंट्स बनने वाली जो एज है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे जेनरेटिविटी और अपने स्टैग्नेशन की, मतलब वही है कि अगर तो इंटीमेसी है, रिलेशनशिप है, तो बच्चा जेनरेटिविटी की तरफ ही जाएगा, राइट। अगर वही है कि रोल कन्फ्यूजन चल रहा है, वो अपने से अपना वर्क जो है वो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, आइसोलेट करेगा चीज़ों को, तो उसमें क्या आएगी, स्टेग्नेशन, ठीक है, 40 to 65 ईयर्स। उसके बाद लास्ट स्टेज आती है, दैट इज़ योर ई हमारे पास आती है 8, E4 हमारे पास आती है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये आफ्टर 65 ईयर्स है हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसमें टास्क बोलें या एक्टिविटी बोलें, कि जो एक्टिविटी है वो क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर हम बात करें इसमें वर्च्यू है वो होगा हमारा विजडम। मतलब क्या हुआ कि अगर उसमें अच्छे से वही ट्रस्ट, एनाटॉमी, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी, इंटीमेसी, ये सारी चीज़ें अच्छे से, मतलब पर्सनैलिटी ओवरऑल डेवलप्ड हुई है, तो एट द एंड जो उसकी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वो कैसी होगी, अच्छी होगी, ठीक है। वो फाइनेंशियली भी स्टेबल होगा, अगर हम देखें रिलेशनशिप में भी स्टेबल होगा, पेरेंटहुड भी उसका अच्छा होगा, तो वो किसकी तरफ जाएगा, विजडम की तरफ, मतलब उसकी लाइफ अच्छी होगी। ऑन द अदर हैंड अगर उसमें मिसट्रस्ट है, शेम एंड डाउट है, तो उसकी लाइफ बड़ी ही क्या होगी, मतलब हम बोल सकते हैं डगमगाती सी लाइफ हो, ठीक है। तो ये था एरिक्सन की थ्योरी। इसमें क्वेश्चंस वही है, स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चंस है, कौन सी स्टेज कौन से ईयर के ऊपर आ रही है। बाकी C-TET की बात करें उसमें हमारे पास एक्टिविटी और वर्च्यू के ऊपर क्वेश्चन आता है। बाकी टर्म की बात करें तो एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस जो टर्म है वो दी थी। स्टेजेस को हम कैसे विद निमोनिक्स याद कर सकते हैं, दैट इज योर ताई फॉर GE, राइट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।